तो आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग पर आधारित एक नया वीडियो। इससे पहले हम लोग गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग में एक पतले तार आवेशित तार के कारण जो अनंत लंबाई की थी और एक समान रूप से आवेशित थी, उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे। एक आवेशित गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे और एक ठोस कुचालक गोला के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर अनंत विस्तार वाले आवेशित चादर, चाहे वो चालक का हो चाहे कुचालक का हो, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ने ज्ञात किया था। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपके कोर्स में तो नहीं है, कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, पर कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप पीछे के वीडियो को देखे हैं तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने गोलीय कोश, आवेशित गोलीय कोश और ठोस कुचालक गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ध्यान से सीख लिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और कुछ नई चीजें भी जानने को मिल सकती है। तो जब अनंत लंबाई के एक समान आवेशित बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करते हैं तो यहां दो स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी दो स्थिति होंगी? बेलन चालक पदार्थ का है कि कुचालक पदार्थ का है? बेलन खोखला है कि बेलन ठोस है? एक्चुअली चार स्थितियां हो गई। चालक है और खोखला है, कुचालक पदार्थ का है और खोखला है, चालक पदार्थ का है और ठोस है, और कुचालक पदार्थ का है और ठोस है। लेकिन इन चार स्थितियों में तीन स्थितियां सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। कौन कौन सी? एक तो खोखला वाली दोनों स्थिति, चाहे चालक हो या कुचालक हो, और ठोस हो लेकिन चालक पदार्थ का बेलन हो, वह स्थिति भी खोखले बेलन वाली स्थिति के जैसे ही है, क्योंकि उन तीनों स्थितियों में आवेश केवल पृष्ठ पर वितरित होगा बेलन के। अगर बेलन कुचालक पदार्थ का हो और ठोस हो तो आवेश संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होगा। तो यह केस अलग हो गया। अब बाकी तीन केस एक जैसे हैं, क्योंकि बाकी तीनों केसों में आवेश का वितरण क्या होगा? पृष्ठीय होगा। और अगर ठोस हो और कुचालक यानी कि इंसुलेटर पदार्थ का हो बेलन, तो आवेश का वितरण संपूर्ण आयतन में होगा। तो हम लोग को यह भी ध्यान देना होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कि आवेश का वितरण कैसा है, पृष्ठीय है कि आयतनात्मक है, आयतनीय वितरण है कि सरफेस पे है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। आवेशों का वितरण एक वीडियो में हमने बताया था। तो यहां पे हम लोग पहला केस ले रहे हैं, यानी कुल मिला के मुख्य रूप से दो ही केस हुआ कि अगर आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित है, और दूसरा केस आवेश उसके संपूर्ण आयतन में वितरित है। तो पहला केस हम ले रहे हैं जबकि आवेश उसके केवल पृष्ठ पर वितरित है, यानी कि खोखला बेलन है, चाहे चालक का चाहे कुचालक का, या अगर ठोस है तो चालक पदार्थ का है। क्योंकि चालक पदार्थ होता है तो आवेश केवल पृष्ठ पर ही होता है, संपूर्ण आयतन में नहीं होता है, आपको बताया जा चुका है। तो हमको क्या कर मान ले रहे हैं, इस बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर है। अब इस बेलन के अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। बिंदु P कहां है? इस बेलन के पृष्ठ के बाहर स्थित है, यानी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। जैसा कि हमने गोला में लिया था, तीन स्थितियां ली थी ना, तीन केस लिए थे, बिंदु P बाहर लिए थे, फिर पृष्ठ पर लिए थे, फिर अंदर लिए थे। यहां भी वही करेंगे, तीन केस लेंगे, बिंदु P को बाहर लेंगे, पृष्ठ पर लेंगे, फिर अंदर लेंगे।
अब अगर बिंदु P इस बेलन के बाहर स्थित हो स्मॉल r दूरी पर, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु P से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ को खींचेंगे और गॉसियन पृष्ठ का चुनाव चतुराई भरा होना चाहिए। आप जानते हैं ना इस बात को। तो कैसा गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, बेलनाकार ही खींचेंगे। बिंदु P से होता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि जो आप गॉसियन पृष्ठ खींच रहे हो बेलनाकार, उस बेलन का अक्ष और जो बेलन दिया है, जो आवेशित बेलन है, उसका अक्ष दोनों सेम होना चाहिए। दोनों बेलन का अक्ष एक ही होना चाहिए, तभी गॉसियन पृष्ठ को हम लोग आवेशित स्रोत के सममित माना जाएगा। अब चूंकि आवेश का वितरण पृष्ठीय है, इसलिए आवेश तो इस बेलन के केवल पृष्ठ पर ही वितरित होंगे। अब ये गॉसियन पृष्ठ की को आप कह सकते हो कि बाहर जाएगा कि अंदर जाएगा, ये तो अपरिमित लंबाई की है, तो गॉसियन पृष्ठ तो उतना बड़ा खींच नहीं सकते हम लोग को, उससे नहीं मतलब है। बाहर वाले जो बेलन का जो हिस्सा इसके गॉसियन पृष्ठ के बाहर जाएगा, उससे परेशान मत होइएगा। गॉसियन पृष्ठ के भीतर कुछ आवेश आ रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब बिंदु P पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गॉसियन पृष्ठ हमने खींच दिया। अब गॉसियन पृष्ठ खींच दिए, आवेश का वितरण हम मान लिए हैं एक समान है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मान रहे हैं, सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, याद है ना पृष्ठ आवेश घनत्व। यदि आवेश का वितरण पृष्ठीय हो तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश हमने मान लिया है, इस बेलन के जो कैपिटल R त्रिज्या का बेलन है, इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, सिग्मा है, ये हमने मान लिया। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने गॉसियन सरफेस खींच दिया। अब वैद्युत क्षेत्र E क्या होगा, हर जगह ऐसे ही होगा ना, बाहर की ओर। ये है आवेशित बेलन है, तो इसके किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इसके चारों तरफ एक समान रूप से वितरित होगा, इससे दूर जाते हुए। तो अगर हम 3 बिंदु ले लें, यहां पे एक क्षेत्रफल है, यहां ले लें DS1, 2 समतल पृष्ठ हो गया, एक वक्र पृष्ठ हो गया। गॉसियन पृष्ठ को देख रहे हैं, हमने ब्लू कलर से खींच दिया है। तो गॉसियन पृष्ठ का जो समतल पृष्ठ है 2 ठो, इस पर एक लघु क्षेत्रफल है DS1 ले रहे हैं, और इस पर एक लघु क्षेत्रफल कितना ले रहे हैं, लघु क्षेत्रफल है DS2। और जो वक्र पृष्ठ है बिंदु P से होता हुआ, इस पर एक लघु क्षेत्रफल है DS3 ले रहे हैं। तो आप देखिए, आप समझ गए होंगे DS की दिशा क्या होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत होती है ना। DS2 की दिशा क्या होगी, वो भी पृष्ठ के अभिलंबवत होगी, और DS3 वो भी पृष्ठ के अभिलंबवत होगा। क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। तो अगर आप समतल पृष्ठ पे जाएं, तो समतल पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, गॉसियन पृष्ठ के जब समतल पृष्ठ पर जाएंगे, तो समतल पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या हम पाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। इधर भी दोनों समतल पृष्ठों पे, सॉरी ये E हो गया, दोनों समतल पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। जबकि वक्र पृष्ठ के लिए क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र E और DS3 के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होगा, φ1 + φ2 + φ3। S1 सरफेस इंटीग्रल E.ds1 इस पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए
ई डॉट डी एस टू, और इस तीसरे पृष्ठ के लिए एस थ्री ई डॉट टी एस थ्री। ओके, पता नहीं चमक रहा होगा तो थोड़ा नीचे कर दें। ये क्या हो जाएगा, ई डॉट ई डी एस वन कास 90 डिग्री, ई डी एस टू कास 90 डिग्री, ई डी एस थ्री कास 0 डिग्री। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और यहां ई कांस्टेंट हो गया, उसको बाहर कर लेंगे DS3। क्यों कांस्टेंट हो गया, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या होगी, हर जगह एक समान होगी ना सममितता के कारण, तो उसको कांस्टेंट मानते हुए बाहर निकाल लेंगे। ऐसा कई बार हम लोग ने किया है। अब फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई और DS3, इसका कितना होगा एरिया, DS3 का पूरे वक्र पृष्ठ का एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई RL, 2 पाई RL, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यही होता है ना, 2 पाई RH होता है अगर लंबाई h हो तो। हमने इसकी लंबाई कितना लिया है, गासियन बेलन जो खींचा गासियन पृष्ठ उसकी लंबाई L लिया है, इसकी लंबाई आप मान लीजिए कि L। ठीक है, तो अगर इसकी लंबाई L है तो इसका क्षेत्रफल यही होगा E इंटू 2 पाई RL। अब गास का प्रमेय लगा दीजिए। क्या होता है गास का प्रमेय, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन 0। यानी गासियन पृष्ठ के भीतर जो भी आवेश होगा वह आवेश बटा में एप्सिलॉन 0। अब देखिए गासियन पृष्ठ के भीतर आवेश कितना होगा, ये गासियन पृष्ठ देख रहे हैं ना, इस पे तो आवेश है नहीं, ये आवेश तो इसके जो L लंबाई है इसके अंतर्गत जो बेलन आ रहा है इतना ही आवेश है ना इसके अंदर। जैसे लंबाई तो इसकी अपरिमित है, लेकिन गासियन सरफेस हमने L लंबाई का खींचा है, तो उस L लंबाई के करस्पॉन्डिंग इधर जो बेलन बन रहा है उस पर आयतन आवेश कितना वितरित होगा। तो एकांक क्षेत्रफल पर अगर आवेश सिग्मा है तो क्षेत्रफल 2 होगा, आवेश 2 सिग्मा, क्षेत्रफल 3 होगा 3 सिग्मा, 4 होगा 4 सिग्मा। इसका एरिया कितना है, 2 पाई कैपिटल RL, तो क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल RL इंटू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0। ध्यान दीजिएगा कितना होगा, 2 पाई एप्सिलॉन 0 सॉरी 2 पाई RL इंटू सिग्मा। इस पे कितना आवेश आएगा, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है तो इसका एरिया कैपिटल R ही लेंगे ना, त्रिज्या इसकी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए कैंसिल करा दिया जाए, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, क्या आ गया, E इक्वल टू यही नीचे लिख दे रहे हैं, दिख रहा होगा, सिग्मा इंटू कैपिटल R अपान एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल r। यानी हम कह सकते हैं कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, E का मान स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती है। अब अगर इसके पृष्ठ पर आ जाए, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाए तो क्या होगा, पृष्ठ पर अगर आ जाएंगे तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, स्मॉल r के जगह पे कैपिटल R लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अगर स्मॉल r के जगह पे कैपिटल R लिख देंगे कैंसिल हो जाएगा कैपिटल R से कैपिटल R। तो आवेशित बेलन के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र इतना आया। अब हम तीसरा केस ले रहे हैं। तीसरा केस यानी अगर बिंदु P आवेशित बेलन के अंदर स्थित हो तो क्या होगा। अब तीसरा केस को ध्यान से समझिए। बिंदु P कहां हो गया, यहां पे, उसकी बेलन के से दूरी स्मॉल r ही अभी भी माने हैं, लेकिन इस केस में, तीसरे केस में, सेकेंड केस में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो गया है।
थर्ड केस में आप चाहे तो R1 R2 भी ले सकते हो, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अब इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यानी जो बेलन है, आवेशित बेलन, जिसके पृष्ठ पर ही आवेश वितरित है, उसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो क्या करेंगे, बिंदु P से होता हुआ फिर से एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, और जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचे हैं उसका अक्ष और जो आवेशित बेलन है उसका अक्ष दोनों सेम होना चाहिए। इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि हम लोग गॉसियन पृष्ठ को आवेशित स्रोत के सिमेट्रिक ही खींचते हैं ताकि आवेश का वितरण हर जगह एक समान रहे। फिर यहाँ 3 पृष्ठ ले लेंगे, गॉसियन पृष्ठ पर 3 पृष्ठ है ना, 2 ठो समतल है, एक वक्र पृष्ठ है। ध्यान दीजिएगा, तो ये DS1 ले ले रहे हैं, यहाँ पे समतल पृष्ठ पे एक छोटा सा लघु क्षेत्रफल है, DS1 ले ले रहे हैं। दिख रहा है? ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं, लघु क्षेत्रफल है, क्या लिख ले रहे हैं? DS1। नहीं दिख रहा है तो बाहर करके लिख दें, DS1 एरो बनाने के लिए ये, हाँ DS1 हो गया। और इस पर एक लघु क्षेत्रफल है, DS2 ले ले रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं DS2 और इधर DS1। क्षेत्रफल सदिश की दिशा आप जानते ही हैं, और इस पर DS3 ले ले रहे हैं। DS1 क्या हो गया? E के परपेंडिकुलर हो गया, DS2 भी E के परपेंडिकुलर हो गया, लंबवत हो गया, और DS3 वेक्टर E के अनुदिश हो गया। फिर वही चीज फिर लिखेंगे सेम। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ1 + φ2 + φ3। φ1 क्या हो गया? इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। φ2 इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। और φ3 वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। यही रहेगा, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा। यहां तक तो सेम है क्योंकि इसकी लंबाई भी L ही हमने लिया है। जो गॉसियन पृष्ठ खींच रहे हैं उसकी लंबाई L ले लीजिए बार बार, अब जो मन ले लीजिए, कैपिटल L लीजिए, स्मॉल L लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, वो तो कैंसिल हो जाता है, वो कभी आया ना नहीं। अब क्या होता है गॉसियन गॉस प्रमेय क्या होता है? φ = Q inside / ε0। लेकिन जैसे ही अंदर जाएंगे Q inside का मान कितना होगा? 0, क्योंकि सारे आवेश तो बाहर हैं। तो Q inside क्या हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया। सारे आवेश गॉसियन पृष्ठ के बाहर हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। यानी E = भी क्या हो जाएगा? 0। यानी बाहर कहीं भी जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, लेकिन अंदर थोड़ा भी जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बाहर क्या आया है? 3 केस आए हैं यहाँ पे। अगर आप समझ गए हो तो हम तीनों केस का फार्मूला लिख दे रहे हैं। अगर R इज कैपिटल ग्रेटर देन कैपिटल R है तो E = क्या आया है इस केस में? सिग्मा कैपिटल R / ε0 स्मॉल r। सेकेंड केस में E = कितना आया है? 0। और सेकेंड केस में E = क्या है? सिग्मा / ε0। और थर्ड केस में E = 0 आया। तो यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अगर कोई आवेशित बेलन पर आवेश का वितरण पृष्ठीय हो, यानी खोखला बेलन हो, या अगर ठोस हो तो चालक पदार्थ का हो। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी r के बीच एक ग्राफ खींचें तो ग्राफ कैसा होगा? पहले यहां एक बेलन बना लेते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। अब इधर जाएंगे तो R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इसके अंदर आएंगे तो R इज लेस देन कैपिटल R। अब वैद्युत क्षेत्र की तक बाहर जाएंगे तो क्या हो रहा है? बाहर के केस में क्या हो जा रहा है? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। E का मान R के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी ऐसे। और पृष्ठ पे कैपिटल R पे मैक्सिमम हो जा रहा है और अंदर आते ही 0 हो जा रहा है। अंदर हर जगह क्या है? 0 है। ये ध्यान देंगे एक चीज, इसको बल्कि अलग कलर से कर दें। ये देखिए,
अंदर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है और बाहर ये है। इसको अगर हम त्रिज्या कैपिटल आर लिखे हैं तो ये मत सोचिएगा कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शो कर रहा है, ये इसकी त्रिज्या है। बेलन की त्रिज्या को हम शो कर रहे हैं कैपिटल आर, तो ये अलग अलग कलर से या तो बना दीजिए और नहीं तो इसको थोड़ा और नीचे ही लेकर मिला दीजिए। उस जरूरी नहीं कि एकदम यहाँ पे ले जाके मिलाइए, आप ऐसे ही मिला दीजिए। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ जो ड्रा कर रहे हैं, और इधर अंदर जाते ही 0, यानी स्मॉल आर का मान अगर कैपिटल आर से जैसे जब बढ़ता जाएगा, कैपिटल आर से ज़्यादा होता जाएगा, ई का मान घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता चला जाएगा। और जब आर का मान कम करेंगे, स्मॉल आर का मान, तो ई का मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर हो जाएगा तो ई का मान मैक्सिमम हो जाएगा और अंदर आते ही 0 हो जाएगा, जैसा कि खोखला गोला या गोली कोष या ठोस चालक गोला में हुआ था। यही चीज़ वहाँ भी हुआ था, लेकिन वहाँ ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था और अंदर आते ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस कुचालक आवेशित बेलन के कारण, एक समान आवेशित बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित बेलन के, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित ठोस कुचालक बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठोस है लेकिन कुचालक है। अगर ठोस बेलन है और कुचालक पदार्थ का है तो आवेश संपूर्ण आयतन में वितरित होगा। और हम मान ले रहे हैं आवेश का जो वितरण है तो उसका आयतन आवेश घनत्व का मान ले रहे हैं रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, यानी एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा कितनी है, रो है। और अगर आयतन 2 होगा तो 2 रो, अगर बेलन का आयतन 3 होगा तो आवेश की मात्रा 3 रो, एस होगा तो एस रो, क्यू होगा तो क्यू रो, आर होगा तो आर रो, जितना होगा उतना रो इंटू रो। अब हमको यहाँ भी 3 केस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, एक बार बाहर, एक बार पृष्ठ पर, एक बार अंदर। अगर बिंदु P बाहर स्थित है, मान ले रहे हैं कि इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर की दूरी पर है, जबकि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है। कैपिटल आर क्या है, बेलन की त्रिज्या है। ठोस बेलन जो कुचालक पदार्थ का है जिस पर आवेश वितरित है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P से होता हुआ बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। अब इस बेलनाकार पृष्ठ, और इसका ध्यान रखेंगे कि इस बेलन का अक्ष, गॉसियन पृष्ठ का अक्ष और जो ठोस आवेशित बेलन है दोनों का अक्ष सेम होना चाहिए, तभी ये गॉसियन पृष्ठ आवेशित स्रोत के सिमेट्रिक होगा। अब मान ले रहे हैं कि इस पर एक लघु क्षेत्रफल है ds1 है, गॉसियन पृष्ठ के इस बिंदु पर ds1 है, चलिए इस पर ds2 है और वक्र पृष्ठ पर क्या है, ds3 है। तो आप देखिए इन दोनों समतल पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी इन दोनों समतल पृष्ठों से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, जो भी गुजरेगा केवल वक्र पृष्ठ से ही गुजरेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ क्या होगा, φ1 + φ2 + φ3। φ1 इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, φ2 इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है और φ3 इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। तो अब φ1 φ2 डायरेक्ट 0 लिख दे रहे हैं। आप चाहे तो लिख दीजिएगा जैसे पीछे लिखे थे, 90 ds वेक्टर ई डॉट ds1, फिर ई ds1 का 90, फिर उसको 90, और इसका मान s3 ई डॉट ds3। ई ds3 cos 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ई और ds3 के बीच का कोण कितना है, 0 है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हर जगह एक समान है ना, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, कांस्टेंट मानेंगे। नियत मानते हुए क्या करेंगे,
बाहर निकाल लेंगे। ई ds3 का मान कितना होगा? सरफेस इंटीग्रल ds3 क्या होगा? हमने गॉसियन पृष्ठ जो खींचा उसकी लंबाई l ले रहे हैं, त्रिज्या तो स्मॉल r है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई RL फाई। अब फाई इक्वल टू होता क्या है गॉस प्रमेय से? Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन 0, उसके अंदर जितना वैद्युत आवेश हो बटा में एप्सिलॉन 0, यही ना गॉस प्रमेय होगा। अब गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश कितनी होगी? इतना ही ना, इस बेलन पे जितना आवेश, तो अंदर वाला बेलन देख रहे हैं ना, इसके आयतन में जितना आवेश होगा, एकांक आयतन में रो आवेश है, तो इस बेलन का आयतन होगा कितना? आवेश तो इसी पे ना, पूरे पे नहीं ना है, आवेश इसी पर, इसी बेलन के अंदर है। इसकी त्रिज्या कैपिटल R है और लंबाई स्मॉल l है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? पाई R स्क्वायर L। बेलन का आयतन मालूम है ना, तो एकांक आयतन में रो आवेश, तो पाई R स्क्वायर L आयतन में पाई R स्क्वायर L इंटू रो आवेश। अब ध्यान दीजिए क्या हो गया, पाई से पाई, यहाँ L है, L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और कुछ नहीं कैंसिल, तो E इक्वल टू कितना आ गया? R स्क्वायर रो अपान 2 एप्सिलॉन 0 R। यानी कि हम कह सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R। और अगर पृष्ठ पे आ जाए तो क्या हो जाएगा? स्मॉल r के जगह पे कैपिटल R लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा? रो इंटू R अपान 2 एप्सिलॉन 0। डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसको, स्मॉल r के जगह पे कैपिटल R कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा R से R, क्या बचेगा? रो इंटू कैपिटल R अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब थर्ड केस बहुत आसान होता है, इसको अगर आप समझ गए तो बार बार उतना ही टाइम लेके नहीं किया जाएगा। थर्ड केस में क्या होगा? अगर बिंदु P इस ठोस कुचालक गोले के अंदर कहीं स्थित हो, तो क्या करेंगे? बिंदु स्मॉल r दूरी पर है, इससे बिंदु P से होता हुआ हम लोग क्या करेंगे? फिर से एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, और उस गॉसियन पृष्ठ का अक्ष और इस बेलन का अक्ष, जो आवेशित बेलन है, दोनों का अक्ष सेम होना चाहिए, तभी गॉसियन पृष्ठ आवेशित स्रोत के सिमेट्रिक माना जाएगा। अब सिमेट्रिसिटी के कारण प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? एक समान होगी E, और बाहर की ओर होगी। अब जो गॉसियन पृष्ठ है, इस पे देखिए 3 सरफेस हैं, 2 ठो समतल और 1 ठो वक्र, बार बार वही है। इन दोनों समतल पृष्ठों से कोई वैद्युत तत्व गुजरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि समतल पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा ds1 और यहाँ ds2, इसको कर दीजिए ऐसे, हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वो पीछे का फिगर वगैरह होगा तो मिटा लीजिएगा, हम तो उसी मिटा के कर दे रहे हैं। 90 अंश होगा उनके बीच का कोण, और वक्र पृष्ठ पर क्या होगा? ds3 और E एक ही दिशा में होंगे, तो फिर वैसे ही संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 0, φ2 0 और φ3 यही होगा, ये यही रहेगा। E बाहर कर देंगे, यहां तक तो सेम है, बल्कि ये भी सेम है गॉस प्रमेय से। अब बस Q इनसाइड कितना होगा? अब इसके भीतर कितना आवेश होगा? 0 तो होगा नहीं, और पहले केस में जितना था उतना भी नहीं होगा, क्योंकि उससे कुछ कम आवेश होंगे। भाई इसकी त्रिज्या कम है ना, स्मॉल r का मान यहाँ पे कैपिटल R से कम है, तो इसमें कुछ कितने आवेश आएंगे? भाई एकांक आयतन में रो है, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा रो है, तो इसका आयतन कितना होगा? देख लीजिए इस आयतन में कितने आवेश आएंगे, तो इसका आयतन होगा कितना? पाई R स्क्वायर L अपान पाई R स्क्वायर L होगा इंटू रो। एकांक आयतन में रो है, तो इसका आयतन कितना है? पाई R स्क्वायर L पाई R स्क्वायर इंटू L, तो इसमें कितना आवेश होंगे? इतना हो जाएंगे अपान एप्सिलॉन 0। अब क्या होगा? L से L कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया,
आर से आर कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ई इक्वल टू रो इंटू स्मॉल आर अपान 2 एप्सिलॉन 0, रो इंटू स्मॉल आर अपान 2 एप्सिलॉन 0। कैपिटल आर का तो नौबत ही नहीं है यहाँ, यही है। अगर बाहर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई है, रो इंटू आर स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन 0 आर। अगर बिंदु P बाहर है तो, पृष्ठ पर है तो इतना और अंदर है तो इतना। यानी बाहर अगर जा रहे हैं, अगर हम E और R के बीच ग्राफ खींचें तो कैसा ग्राफ आएगा, एक बेलन बना लिया जाए समझने के लिए। इसकी त्रिज्या कैपिटल R हो गई, इधर R इज ग्रेटर देन R है। अब बाहर अगर जाएंगे तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो रहा है, पृष्ठ पर मैक्सिमम हो जा रहा है, और अंदर जा रहे हैं तो E इज प्रोपोर्शनल टू R हो रहा है। ये सीधा स्ट्रेट लाइन, बाहर क्या होगा ये, और अंदर इज प्रोपोर्शनल टू R, और पृष्ठ पर तो मैक्सिमम होगा। तो ये वक्र होगा यहाँ पे, इसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वक्र जुमा होगा ऐसे। यानी बाहर जाएंगे, जैसे जैसे पास आएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यहाँ मैक्सिमम, और उसके बाद एक समान रूप से घटते घटते सेंटर पे आकर के 0 हो जाएगा। ये E और वर्सेस R, E और R के बीच ग्राफ है। एक बार सबके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच ग्राफ को फिर से खींच करके हम बताते हैं, ठीक है। तो अब एक बार अंत में फिर से वो सभी स्थितियां जिनमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच ग्राफ खींचा गया था, एक बार फिर से खींच करके आपको दिखा रहे हैं। हर आर्टिकल के लास्ट में तो हमने खींचा ही था, अंत में एक बार फिर से खींच करके दिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो ये केस है ठोस कुचालक बेलन, और ये ठोस चालक बेलन या फिर खोखला बेलन। जब खोखला बेलन कहेंगे तो चालक कुचालक कुछ भी हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता है, मतलब आवेश का वितरण पृष्ठीय है, इसमें आवेश का वितरण आयतनात्मक है। ये ठोस गोला है, ये खोखला गोला है, ठोस कुचालक गोला है। और ये जो ये स्थिति है, इसको आप खोखला गोला भी कह सकते हो या ठोस चालक गोला भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों स्थितियों में आवेश पृष्ठ पर ही वितरित होता है। यहाँ देखिए आवेश केवल पृष्ठ पर वितरित है, यहाँ आवेश संपूर्ण आयतन में वितरित है, जबकि यहाँ ठोस कुचालक बेलन है तो आवेश संपूर्ण आयतन में वितरित है, और ठोस चालक बेलन है तो आवेश केवल पृष्ठ पर वितरित है। हालांकि मेन हम लोग को दूरी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच ग्राफ का ध्यान देना होता है। हमने फार्मूला भी लिख दिया है, अभी भी डिराइव किया है। ये ठोस कुचालक बेलन की स्थिति में अगर बाहर जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल R से बाहर, तो ठोस कुचालक बेलन के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह सूत्र दिया जाता है। अभी अभी इसका डेरिवेशन हुआ है, पृष्ठ पर ये और अंदर के लिए ये। और ठोस चालक हो या फिर खोखला हो तो बाहर ये, पृष्ठ पर ये, अंदर ये। ठोस कुचालक गोले में बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र Q के टर्म में, Q के पदों में हमने दिया है, अदरवाइज ये रो के पदों में और ये सिग्मा के पदों में भी इसका फार्मूला डिराइव किया गया था। वो तो उसको अब चेंज कर देंगे, Q इक्वल टू सिग्मा ये लिख देंगे। तो Q के पदों में है, ये बाहर, ये पृष्ठ पर स्मॉल r के जगह पे कैपिटल R, और अंदर ये हो जाता है Q इंटू स्मॉल r अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r Q। और ये ठोस चालक गोला या फिर गोलीय कोश के केस में बाहर, पृष्ठ पर और अंदर 0 होता है। तो एक बार फिर से दूरी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच ग्राफ हम खींचते हैं। एक पेन, वो ब्लू कलर, हाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए बाहर जब जाते हैं तो बाहर क्या होता है, इसमें E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R होता है, और अंदर E इज प्रोपोर्शनल टू R होता है। इसमें बाहर E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R होता है, अंदर E इक्वल टू 0 होता है। इसमें बाहर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है,
और अंदर E इज प्रोपोर्शनल टू R होता है। इसमें बाहर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है और अंदर E इक्वल टू 0 होता है। एक और केस बताया था हमने, पतला तार आवेशित एक समान लंबाई का अनंत लंबाई का और एक समान रूप से आवेशित, लेकिन उसमें बाहर भीतर वाला स्थिति नहीं था। उसमें एक ही सूत्र आया था ना, E इक्वल टू 1/4πε0 2λ/r। तो R के व्युत्क्रमानुपाती था, जैसे जैसे दूर जाएंगे घटता जाएगा। उसमें ये 3 केसेस नहीं थे और अनंत विस्तार के चादर तो दूरी पे डिपेंड करता ही नहीं था उसकी वैद्युत की तीव्रता, इसलिए उनको हम ग्राफ में ट्रेस नहीं कर रहे हैं। इन्हीं चारों को अब ध्यान से देखिएगा। जब E का मान उस स्थिति में हम निकालने जा रहे हैं जब स्मॉल r का मान कैपिटल R से अधिक है, तो ये क्या होगा, ग्राफ देखिए, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे पास आएंगे वैद्युत क्षेत्रता बढ़ती जाएगी, कैपिटल R पे अधिकतम हो जाएगी। और अंदर ये E इज प्रोपोर्शनल टू R है अंदर जाने पर, तो स्ट्रेट लाइन एकदम, ये एकदम सीधा होना चाहिए। इसको स्केल से मिलाइएगा, ठीक है ना। इसको, ये वक्रीय होता है और ये स्ट्रेट लाइन होता है। यहां पे बाहर तो ही होगा, अंदर ये होगा, हर जगह क्या होगा, 0 होगा E का मान। ये y अक्ष, ये वर्टिकल अक्ष, ये दूरी को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रकट कर रहा है और ये दूरी को हर जगह, ठीक है ना। यह अक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रकट करता है और x अक्ष दूरी को, y अक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। यहाँ देखिए हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ भी वही बात होगी। बाहर क्या होगा, या और तेजी से घटेगा दूर जाने पे। जैसे इस ग्राफ का स्लोप से ज़्यादा इसका, ये और ज़्यादा तेजी से दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज़्यादा कमी आएगी। और अंदर इज प्रोपोर्शनल टू R होगा, स्ट्रेट लाइन, यहाँ 0, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। अब उसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे यहाँ मिला दिए, यहाँ भी आप मिला सकते हो, ये ले आकर के यहाँ मिला दीजिए। कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं, ये त्रिज्या वाला, ये इसको ऐसे मिला लेते हैं, उनको ये लगता है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गया। ये गलत हो जाएगा। ये अगर इसको शो कर देंगे तो या तो इसको अलग अलग कलर से शो कर दीजिए, और नहीं तो इसको वहाँ ले जाके मिलाइए ही मत। ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नहीं प्रकट करता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आप ऐसे मिला के, या तो इसको नीचे ही मिला करके क्या होगा, ऐसे मिला देंगे सीधे। तो इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ले जा करके इसको मिला करके ये त्रिज्या वाले को भी वैद्युत क्षेत्र में इंगित कर दिए थे, तो ये गलत हो जाएगा। टेस्ट में हमने देखा था, वो गड़बड़ हो जाएगा। वो दूरी, वो त्रिज्या को प्रकट करता है, गोले की त्रिज्या को। तो अगर ये डाउट हो रहा है तो इसको नीचे ही मिला करके रख दीजिए, क्योंकि हमने पिछली बार यहाँ तक ले गए थे हम। और आप देखेंगे ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, जैसे जैसे दूरी घट रही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता जा रहा है यहाँ मैक्सिमम, फिर उसके बाद घटते घटते यहाँ पे 0। यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी घटने के साथ साथ बढ़ती जा रही है, यहाँ मैक्सिमम, और उसके बाद हर जगह 0। यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता जा रहा है, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ 0। यहाँ दूरी देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता जा रहा है मैक्सिमम, और यहाँ दूरी के साथ दूरी के अनुक्रमानुपाती यानी स्ट्रेट लाइन है, और के सेंटर पे आके 0 हो रहा है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच ग्राफ है। इसको ध्यान से आप समझिएगा। चारों को हमने इसीलिए लास्ट में एक साथ बता दिया। ये चीज़ों को ध्यान से समझना होगा। हर चीज़ आप इंटरमीडिएट फाइनल के स्टूडेंट हैं, तो आपको हर चीज़ को समझने की कोशिश करना होगा। हमने पूरा गॉस थ्योरम में जितने उसके एप्लीकेशन थे हमने बता दिया, जो भी उसके अनुप्रयोग थे। अब इसके एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। तो आप सारे वीडियो देख करके बढ़िया से तैयार किए रहेंगे, तभी इसके एक्सरसाइज समझ में आएंगे। थैंक यू।